स्वागत है आप सभी का निकुंज की नज़र में, हमारी ये बेहद खास पेशकश जहां पर हम बाजार की तमाम मुद्दे और निवेश तमाम मुद्दे हैं उनको बारीकी से समझते हैं हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया के जरिए। ये वर्ड है ना, मैंने आप ही से सीखा, प्रबंध संपादक। पर कहते हैं ना रोज जी करके सीखते हैं, तो जब से इस सेगमेंट और शो पे आपके आए हूँ, देखिए रोज नई चीजें सीख रहा हूँ, तो बड़ा मजा आता है। सर ये मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं चर्चा में, ये इनके पैतरे हैं। तो अभी तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे संपादक, क्या बात है। मैं चाहती हूँ कि अभी आप थोड़ा सा हमारे निवेशकों को शांत चश्मा लगा रखा है, ऐसा क्यों? सर पता नहीं क्यों मुझे सवाल नहीं पूछने दे रहे। देखिए अल्टीमेटली एंकर ही हूं ना, आपके सामने बैठना है तो बेहतर दिखना होगा ना सर। कविता जी एंकर हूँ तो एंकर तो सवाल ही पूछता है ना, मैं जवाब देने की आदत नहीं है मेरे को। मैं तो ये हमारे सिलेबस में नहीं था आज के सर, ये कोर्स के बाहर वाले सवाल है, तैयारी नहीं की मैंने इसकी। बहरहाल तो चर्चा का मुद्दा बाजार के और तमाम ट्रेडर्स निवेशकों को ये समझाने का है कि कमाई कैसे हो। एक साल में तो हमने देखा नहीं कमाई होते हुए। अब आने वाला ट्रेंड हर कोई यही जानना चाहता है कि अब अगले साल पैसे बनेंगे, क्या अगले महीने पैसे बनेंगे। बाजार का नज़रिया आपका क्या होना चाहिए? अब जो बाजार में डायरेक्ट पैसे लगाते हैं स्टॉक्स के ज़रिए या जो म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश करते हैं उनके लिए। देखिए कविता जी, अगर हम इकोनॉमी को समझें, पहले हमें इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, तभी हम राय बना सकते हैं। कोविड हुआ, कोविड के बाद काफ़ी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, सेंट्रल बैंकर्स ने ग्लोबली पैसा डाला, जिसकी वजह से हम जिसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन बूम आया। हाँ। इन्फ्लेशन बूम आया, हाँ। और उसकी वजह से कंजम्पशन, डिमांड, स्टॉक मार्केट, एक्टिविटी, लिक्विडिटी सब बढ़ गई। हाँ। तो जो 3 साल में होता था वो 1 साल में हो गया। तो उसकी वजह से हमें लगा कि कोविड की वजह से समय बदल गया है। समय नहीं बदलता, आदतें बदलती हैं। हमारी आदतें बदल चुकी थी और हमारा नज़रिया बदला था। तो अगर अब हमें हकीकत में वापस आना पड़ेगा। तो हकीकत ये है कि इक्विटी जो मार्केट है, जब आप 10 साल का डेटा देखें, 15 साल का डेटा देखें, 1 साल का डेटा ना देखें, जो कि लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। 1 साल का डेटा ना देखें और 10 और 15 साल का डेटा आप देखिए, तो आपको एक पैटर्न पता लगता है। हाँ। तो पैटर्न ये है कि इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैसा बना कर देता है। ठीक है। इक्विटी हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर ऊंच नीच होती है, रिटर्न्स लीनियर नहीं आते हैं, मगर अगर आप भरोसा रखते हैं कि आने वाला कल अच्छा होगा और आने वाला जो परसों है, परसों ही बोलेंगे ना जी, उसके बाद वाला उसके बाद परसों ही बोलते हैं ना जी, और अच्छा होगा, जो मेरा मानना है, तो इक्विटी के अंदर आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। इस समय इंडिया एक यंग कंट्री है, हमारी डेमोग्राफिक्स हमारे एडवांटेज में है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डिजिटल हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी गेन हो रही है। तो जब किसी कंट्री का बेस्ट पीरियड आने वाला है तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास हमेशा अच्छा करती है। कई इकोनॉमीज है दुनिया में जहाँ पे अब काफ़ी बुजुर्ग लोग आ चुके हैं, उनकी पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है, तो उनके अंदर प्रोडक्टिविटी गेन नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में यंग पॉपुलेशन है, हमारे डेमोग्राफिक्स हम सब जानते हैं। तो अगर आप देखें तो एक बहुत ही बुनियादी एडवांटेज है आपको, और हम कहते हैं ना कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस समय मैं अपने आप को और आपको यंग ही मानता हूँ भी, कि हम उस कैटेगरी में हैं जाके हमारे साल अगर हम अगले 10, 15, 20 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो हमें एडवांटेज लेना चाहिए। ओके। लेकिन अब देखिए, हम तो वैसे पूरा दिन चैनल बताते रहते हैं कि आपको कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कितनी अवधि के लिए आपको लगाना चाहिए, लेकिन आप जब दिग्गजों से मिलते हैं, आपने बीच में बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ भी किए हैं बड़े बड़े CEOs के साथ, तो आपको किस तरह की सेंस मिल रही है? क्योंकि समझ में आ गया हमें कि आपको इक्विटी में अगर रहना है तो आप लंबा नज़रिया रखिए, धीरज रखिए, संयम रखिए, रणनीति के तहत आप आगे बढ़िए, लेकिन वो रणनीति निकुंज हम कहाँ बनाएं, किन किन पॉकेट्स में बनाएं? ऐसा तो नहीं है कि सभी कुछ अच्छा करेगा एक साथ, कुछ पॉकेट्स होंगे जो बहुत अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे। तो वो निर्णय हम कैसे लें, उसे कैसे भांपें या समझें? देखिए मार्केट में आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, साइकिल है। हाँ। और जैसा हम शायद ये बात कर चुके हैं कि उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं होता है। हाँ। हर मार्केट में साइकिल आती है। एक समय था जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स का बिगुल बज रहा था। हाँ। एक समय आया जिसमें कंजम्पशन स्टॉक्स का बिगुल बज रहा है। हाँ। 1 साल पहले स्टार्टअप कंपनियों की जय जयकार हो रही थी, आज हाहाकार हो रही है। हाँ, तो ये पूरा चक्र आता है। हाँ। मगर इकोनॉमी का क्या रुख लगता है, हाँ, पहले वो समझते हैं। हमारी हिंदुस्तान की बैलेंस शीट एक्सपैंड हो रही है। हाँ। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, रिटेल बैलेंस शीट, सरकार की बैलेंस शीट। इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स हैं, मुझे लग रहा है कि हम हम आखिरी पड़ाव पे हैं जहाँ पे कंसर्न्स अब कम होंगी। पिछला 1 साल जो युद्ध था, इन्फ्लेशन थी, उसको मुझे लगता है एडजस्टमेंट हो चुका है। इंटरेस्ट रेट 25 से 50 बिप्स से ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगी। अच्छा। जो भी आज हमें डेटा देख के समझ में आ रहा है। तीसरा, मुझे लगता है कि यहाँ पे कंजम्पशन बूम आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सब कुल मिला करके अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान की ग्रोथ में
फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि वह अगर इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है नॉमिनल जीडीपी जो कि हम कह रहे हैं 10 से 11% हिंदुस्तान की ग्रो करेगी, बैंक्स आपका 15 से 18% ग्रो करेगा। तो फाइनेंशियल्स में नज़र रखिए। जो हाल ही के जीडीपी आंकड़े आए हैं उससे आप चिंतित नहीं हैं? वो सिक्लिकल हैं, धीमापन ज़रूर आ रहा है, मगर क्या अगले साल बेस इफेक्ट आ जाएगा? ज़रूर आएगा। इस साल जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आ रहा है वह आ रहा है कि मानसून क्या होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मगर आपको याद है पिछली बार भारत में कम बारिश कब हुई थी? काफ़ी लेट हुई थी। हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते तो हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं हम भूल चुके हैं। हाँ। लास्ट ईयर हम केवल युद्ध की बात कर रहे थे, हम भूल जाते हैं। उससे एक साल पहले हम केवल कोविड की बातें कर रहे थे। तो मार्केट में क्या होता है जी, जो आज दिखता है बड़ा दिखता है, जो कल हुआ वो हम भूल जाते हैं। तो आज जो खराब लग रहा है वह जब हम 3 साल बाद देखेंगे वह हमको अच्छा लगना लगेगा। तो अगर आप एक सिप इन्वेस्टर हैं, आप बस सीधा देखिए, बिल्कुल मेरी पुराना डेटा देखिए और अब डटे रहिए। लास्ट 1.5 साल में पैसा नहीं बना मैं मानता हूँ, मगर आप 3 साल का एवरेज निकालेंगे तो अभी भी आपने एक अच्छा रिटर्न कमाया है। तो सिप कैंसिल ना करें, बिल्कुल सिप को छोटा ना करें, और इक्विटी एज एन एसेट क्लास पे बिलीव करें। मगर जो लोग 1 साल 2 साल 3 साल का नज़रिया रखते हैं, मेरे हिसाब से में फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहिए पैसा। बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट्स अच्छी हैं, ब्याज दर अच्छी हैं। इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे आती हैं आने वाले 12 से 18 महीने में तो आपको फिलिप भी मिलेगा। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू पार्क सम मनी इन फिक्स्ड इनकम। श्योरली एक छोटी सी टिप कि अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट जो आपने 4 साल पहले 3 साल पहले करी थी 4% 5% में, उसको जाके तोड़वा के दोबारा रीफाइनेंस करवाइए। और अगर उसका थोड़ा एलोकेशन आप लगा सकते हैं तो फिक्स इनकम में लगाइए। ये तो ज़रूर करना चाहिए। ओके। तो फिक्स इनकम में भी आपका भरोसा किन पर होगा? मतलब फिक्स डिपॉजिट्स की आप बात कर रहे हैं या डेट में म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपके पास बेहतरीन विकल्प हैं, आपके पास फ्लोटर फंड्स हो जाएंगे, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हो गए हैं, अभी तो आपको ग्रीन बॉन्ड्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये सब जगह पर आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए? प्योर डेट, हाँ, फिक्स्ड इनकम प्योर डेट आई थिंक इज अ गुड ऑप्शन राइट नाउ, लुकिंग एट द अंडरलाइंग डेट रेट्स। ना भले कॉर्पोरेट डेट की तरफ जाए या फिर आप जीसेक डोमिनेटेड डेट स्कीम कोई लें, तो फिक्स्ड इनकम में इस समय थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर रहना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। बिकॉज इक्विटी मार्केट में जो वैल्यूएशंस हैं, जो इकोनॉमी का रुख है, ऐसा नहीं है कि अगले 12-15 महीने में आपको बम्पर रिटर्न आने वाला है। तो आपके पास एक्सेस कैपिटल है, सिर्फ के अलावा भी सबके पास जो कैपिटल होती है इस समय मेरे हिसाब से फिक्स इनकम में डालनी चाहिए। इक्विटी में एलोकेशन मत बढ़ाइए, कैंसिल भी मत करिए, मगर फिक्स इनकम में एलोकेशन बढ़ाइए। लेकिन पूरे थोड़े जो निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, और अक्सर हम ये सारी बातें जब बात करते हैं फंड माइंड से तो समझते रहते हैं कि एक वैल्यू स्ट्रैटेजी होती है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है। तो फिलहाल जो हम फंड्स को अच्छा करते हुए देख रहे हैं निकुंज, वो किस तरह की स्ट्रैटेजी वाले? क्या वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है जो आजकल चल रही है? अगर है तो क्या है ये? देखिए, पिछले 1 साल में सस्ता सुंदर टिकाऊ का नारा लगा था। जो सस्ता था पीएसयू बैंक्स, जो टिकाऊ थे गवर्नमेंट यूटिलिटीज़, और जो सुंदर हैं जो हम कह सकते हैं कि आपके पुराने पीएसयूज हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ की रणनीति चली थी। तो जो वैल्यू थी, वैल्यू मेड अ कमबैक। बिल्कुल। क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग हिंदुस्तान में हमेशा काम करेगी? जी नहीं, बिकॉज इंडिया ग्रोथ मार्केट है। और जब हम डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे थे तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान अभी एक मैच्योर्ड इकोनॉमी नहीं है, और मैच्योर्ड इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वैल्यू ढूंढनी चाहिए। जब आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रोथ लेना चाहिए। तो मेरा हमेशा मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर ग्रोथ में ही बेट करें। ग्रोथ आपको पीएसयू बैंक्स में भी मिल सकती है, मगर आपको ग्रोथ का माइंडसेट रखना चाहिए, बिकॉज हमें ग्रोइंग इकोनॉमी है। जब आप ग्रोइंग इकोनॉमी में तो आपको ग्रोथ बिजनेसेस में डालेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। वैल्यू क्या होता है? 100 रुपये की इंटरेस्टिंग वैल्यू आपने 70 रुपये में ली। ग्रोथ क्या होता है? 100 रुपये आज मगर कल 500 रुपये। तो रादर देन गोइंग फॉर 100 रुपये का 80 रुपया, आई वुड से, तो लेट मी पुट इट दिस वे, वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है जी, जब सोना चांदी के भाव में मिलता है हम उसको वैल्यू बोलते हैं। अच्छा। मगर ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है जी, हम बोलते हैं जो आज जो 100 है कल 1000 हो जाएगा। तो हमको उस चीज़ पे ज़्यादा निवेश करना चाहिए, बिकॉज इंडिया ग्रोथ इकोनॉमी है। सोने से मुझे याद आया, सोने को लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हमने देखा पिछले कुछ महीने अगर हम देखें पिछले साल के, तो कोई खास कहते हैं इसको सेफ एसेट माना जाता है, जो अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है, लेकिन कोई खास फ़ायदा हमें होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि रुपए की इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हम देख रहे हैं बढ़ रही है, जो अगेन हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है अगर कमज़ोरी लगातार बढ़ती रही तो। क्योंकि आपने फिक्स इनकम का जिक्र किया, आपने कहा कि इक्विटी में अपनी SIP कैंसिल मत कीजिए, बढ़ानी नहीं है तो बढ़ाइए भी मत, लेकिन फिक्स इनकम में पैसे लगाइए। सोने में क्या एलोकेशन बढ़ाना चाहिए? एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपको
गोल्ड में हमेशा एक्सपोजर रखना चाहिए, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, आपको वो इंस्टेंट एडवांटेज देता है कैश का। और सोना अगर आप देखिए, गोल्ड प्राइसेस ने कोई पैराबोलिक मूव नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हर साल सोना मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे अब एक मीन रिवर्जन भी कर चुका है। तो गोल्ड में हमें लग रहा था कि इन्फ्लेशन आएगी तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि गोल्ड को लेकर के लोगों का मानना है कि भाई गोल्ड में लेकर के क्या हम एक हेज कर रहे हैं या फिर हम प्रोडक्टिव एसेट पे बेट कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है गोल्ड की वो जो डेफिनेशन होती थी कि भाई आप एक इन्फ्लेशन के हेज में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो चेंज हो रहा है।